नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इसी रूप में। मैं प्रकाश केसरवानी आप लोग को पढ़ा रहा हूं मॉडर्न हिस्ट्री। आज हम लोग देखने वाले क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो कि हुआ था, थोड़ा सा वायलेंट हुआ था। कई लोगों ने साथ दिया था, कई लोगों ने साथ नहीं दिया था। और खास बात, गांधी जी ने साथ दिया था, डू और डाई का नारा दिया था, करो और मरो। बिल्कुल ये लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका था और ये सही था। आप गांधी जी की प्रेडिक्शन सोचिए, देखिए उन्होंने कभी भी हिंसा का साथ नहीं दिया, अहिंसा के पुजारी थे। लेकिन पता नहीं उनको कैसे ये बिल्कुल प्रेडिक्ट हो गया था कि हम बिल्कुल लास्ट टाइम में हैं, करो या मरो, बिल्कुल नारा दे दिया। और उनको पता था कि बहुत जल्द आजादी मिलने वाली है। वो चाहते थे ये काम असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च पहले भी कर सकते थे। ऐसा हिंसात्मक प्रदर्शन जैसा कि लोगों ने किया उसका समर्थन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। इस बार उन्होंने ऐसा किया। तो ये पूरी क्लास डिटेल में जानिए क्या हुआ था। थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता देते हैं आपको। कल की क्लास में जैसा कि हमने पढ़ा था क्रिप्स मिशन और पढ़ा था अगस्त ऑफर, अगस्त प्रस्ताव। उसमें हमने आपको बताया था कि क्रिप्स मिशन जब आया उसके बाद से उसको गांधी जी ने मना कर दिया और बोला ये तो पोस्ट डेटेड चेक है क्रम्बलिंग बैंक का, ठीक है। और यहां से उन्होंने बोला कि अब हम करेंगे इंडिविजुअल, बिल्कुल सत्याग्रह करेंगे। मॉडिफाई यहां से भी कर दिया था अगस्त ऑफर जब दिया था। लेकिन इसके बाद से एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही एक तरह से हर जगह प्रदर्शन होने लगे थे और कई लोगों की गिरफ्तारी होने लगी थी। तो ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, इसको कई बार यह भी बोला जाता है कि ये नॉन लीडर, कोई भी ऐसा नहीं था जो फेमस लीडर था, क्योंकि इसके पहले भी कई लोग की गिरफ्तारी हो चुकी थी। और साथ ही साथ क्विट इंडिया मूवमेंट जिस दिन शुरू हुआ उसके ये शुरू हुआ था 8 अगस्त को, और एक दिन के अंदर यानी 9 अगस्त तक ही बहुत सारे फेमस लीडर, गांधी जी, नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। क्योंकि अंग्रेज पहले से परेशान थे वर्ल्ड वॉर 2 से, वो भारत का साथ चाह रहे थे, लेकिन भारत साथ देने की छोड़िए उल्टा अपोज कर रहा था, आंदोलन कर रहा था। लोग बिल्कुल अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। और ये भी जानेंगे सीआर फार्मूला आज ही की क्लास में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी। सीआर दास, देखिए जो सीआर राजगोपालाचारी थे, इन्होंने साथ नहीं दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट का। ये हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही लीडर हैं, लेकिन इन्होंने साथ नहीं दिया था। इनकी थोड़ी अलग थी। इन्होंने कहा था नहीं, वायलेंस ठीक नहीं है। इनका मानना था अभी भी वायलेंस ठीक नहीं है। तो इनका क्या फार्मूला था ये भी हम जानेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, बहुत ज्यादा मजा आने वाली है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास। बिल्कुल आजादी की तरफ मूव कर रहे थे, 1947 की तरफ, 1942 में पहुंच चुके हैं और कुछ क्लासेस बची हैं और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री पूरी समाप्त होने वाली है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हो, और शेयर करिए। अभी आप लोग शेयर नहीं करते, बिल्कुल वीडियोस को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट QIM 8 अगस्त 1942 शुरू होता है। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। बिल्कुल नारा दे दिया गया था कि भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसको वर्धा प्रपोजल भी कहा जाता है, क्योंकि ये वर्धा प्रपोजल एक बार 14 जुलाई को इसको डिस्कशन किया गया था। इस वजह से इसको, वर्धा में एक जगह है, इस वजह से इसको वर्धा प्रपोजल भी बोला जाता है, ठीक है, वर्धा नाम की जगह। बट क्विट इंडिया मूवमेंट ज्यादा फेमस, आप इसको याद रख सकते हैं। इसको जैसा कि हमने बताया ये लीडरलेस मूवमेंट था। कैसा लीडरलेस? क्योंकि इसमें कई लोगों को क्या हुआ था, अरेस्ट कर लिया गया था। कुछ तो पहले से अरेस्ट थे, कुछ को पहले ही दिन, मतलब एक दिन के अंदर अरेस्ट कर लिया गया था। 9 अगस्त तक, 8 अगस्त को शुरू हुआ, 9 अगस्त तक अभी आपको हम आगे बताएंगे कितने लोग को अरेस्ट कर लिया गया। और ये ड्राफ्ट किया गया था अबुल कलाम आजाद द्वारा। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने आपको, अगर आपने पूरी क्लासेस मेरी देखी होंगी तो हम आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के जब इंपॉर्टेंट सेशन पढ़ा रहे तो हमने बताया था 1940 का जो सेशन हुआ था उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंसी किसने संभाली थी? अबुल कलाम आजाद ने। और हमने वही बताया था ये सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। क्यों? क्योंकि 1940 के बाद से कोई भी मीटिंग्स नहीं होती, कोई भी सेशन नहीं होते। 1940 से लेकर 1945 तक लगातार ये कांग्रेस की प्रेसिडेंसी देख रहे थे। 1946 को उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन होता है, उसके बाद 47 में हम आजाद हो जाते हैं, कोई सेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये उस समय प्रेसिडेंट थे, तो ऑब्वियसली कि यही सब कुछ इनके देखरेख में होगा, सब कुछ इनका ये ड्राफ्ट किया हुआ था और इसको सपोर्ट कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए 8 अगस्त 1942 को गोडवालियर टैंक बॉम्बे से गांधी जी ने नारा दिया, करो और मरो। बिल्कुल फाइनल था 8 अगस्त, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि 8 अगस्त को शुरुआत हुई। कहां से दिया? बॉम्बे से। बॉम्बे याद रखेंगे तो भी चलेगा। एग्जैक्ट लोकेशन जानना है तो क्या? ग्वालियर टैंक से दिया। गांधी जी ने नारा दिया, करो और मरो, डू और डाई, ऐसा नारा दिया। और बहुत ही ज्यादा एक तरह से कहें बहुत वायलेंट ये मूवमेंट था। और अगले ही दिन 9 अगस्त को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और इन्हें भेज दिया जाता है आगा खां पैलेस जेल, ठीक, आगा खां पैलेस जेल। और इनके साथ साथ इनकी धर्मपत्नी
कस्तूरबा गांधी और सरोजनी नायडू को भी उसी जेल में डाला जाता है। 3 लोग को तुरंत कहां पर डाल देते हैं? आगा खां जेल। अच्छा, सबको अलग अलग जेल में रख रहे थे। इस वजह देखिए, ये तो 3 लोग एक साथ थे। अब देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहां डाला गया? अल्मोड़ा जेल अहमदनगर में डाला गया। जेपी नारायण इनको डाला गया हजारीबाग जेल में। राजेंद्र प्रसाद इनको डाला गया बांकीपुर जेल पटना में। सबको अलग अलग डाला गया जिससे कि एक साथ प्लानिंग भी ना कर सके। ठीक है, ये जो जेपी नारायण है ना, इनके बारे में खास बात बताते हैं। इनको कई बार जेल में डाला गया और ये कई बार जेल से भाग चुके हैं। अंग्रेज इनको पकड़ नहीं पा रहे थे, भाग जाते थे जेल से। ठीक है, तो इनकी खास बात थी। तो देखिए, ये क्या हमने लिखा, दिस मूवमेंट वाज आल्सो अ वायलेंट मूवमेंट, जैसा कि हमने बताया वायलेंट था। और मेन लीडर वर सेंट टू जेल ऑन द फर्स्ट डे, पहले ही दिन बहुत सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया गया था। एक क्वेश्चन आता आपके यूपीएससी में, एक बार पूछा गया था, कौन सा ऐसा यूएस पत्रकार था जो भारत का साथ दे रहा था या गांधी जी का साथ दे रहा था? उस समय यूएस में प्रचार कर रहा था, बता रहा था लोगों को क्या चल रहा है भारत में, इस समय कैसा हिंसात्मक और पूरे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो उनका नाम था लुई फिशर। क्या नाम था? लुई फिशर। आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन सा ऐसा पत्रकार है। ठीक है, तो याद रखिएगा, लुई फिशर है, ये यूएस पत्रकार है। ये गांधी जी के साथ थे, गांधी जी की विचारधारा के साथ थे और समर्थन कर रहे थे, यूएस में प्रमोट कर रहे थे, लेख लिखते थे और बताते थे लोगों को कि भारत में क्या चल रहा है, लोकतंत्र की किस तरह हत्या की जा रही, बोलने की आजादी नहीं है, प्रोटेस्ट करने की आजादी नहीं है, आंदोलन की आजादी नहीं है और जबरदस्ती किस तरह जेलों को भरा जा रहा है। तो ये सब चीजें बताते थे। अब देखिए, जैसा कि सारे लीडर जेल में जा चुके हैं, अब आपको कुछ ऐसे नाम देखने को मिलेंगे जो आपने शायद ना सुने हो, शायद पहली बार सुन रहे हो। इन लोगों ने आगे की कमान संभाली क्योंकि मूवमेंट बहुत ही अच्छा चल रहा था और लोगों में बहुत उत्साह था। सबको लग रहा था हमको आजादी मिल जाएगी। अंग्रेज बहुत परेशान थे, अंग्रेज वर्ल्ड वॉर 2 हार रहे थे, बिल्कुल हारने की कगार पर थे और सबको पता था कि अंग्रेज अब भारत भी छोड़ देंगे। तो सब लोग पूरी तरह से लगे थे आजादी पाने के लिए। उसमें एक थी हमारी क्रांतिकारी उषा मेहता। ये एक रेडियो चलाती थी, रेडियो कांग्रेस नाम से, ऑल इंडिया कांग्रेस रेडियो, वहीं बॉम्बे से। ठीक है, ये रेडियो से लोगों को कोऑर्डिनेट कर रही थी, रेडियो से चलाती थी और लोगों को जागरूक करके साथ में कोऑर्डिनेट कर रही थी, हमको कहां पर क्या क्या करना है, किसके साथ क्या घटना हो रही है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। और इनके साथ थे कौन? बहुत ही महान क्रांतिकारी राम मनोहर लोहिया जी, ये इनका समर्थन कर रहे थे, ये भी इन्हीं के साथ थे। ठीक है, वायलेंस स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, पूरे कंट्री में वायलेंस फैल चुका था, बहुत ही हिंसा हो रही थी और साथ ही साथ कुछ लोग इसका नाजायज फायदा भी उठा रहे थे, पैरेलल गवर्नमेंट बनाते जा रहे थे। उसमें सबसे मेन थे मुस्लिम लीग। जैसा कि हमने बताया था आपको, जब 1938 में एक डिमांड लाई गई थी कि इंडिया को जबरदस्ती वार में खींचा जा रहा है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हर पोस्ट से रिजाइन कर दिया था। और जब सारी पोस्ट से रिजाइन कर दिया, सारे पद खाली थे, तो उससे मुस्लिम लीग बहुत खुश हुआ। हमने आपको बताया था, 2 नेशन थ्योरी तक दे डाली थी। उन्होंने सोचा अब तो हम चुनाव जीत जाएंगे, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोई लीडर खड़े ही नहीं होंगे, चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, सीट वैकेंट है, ओपनली जीत जाएंगे, बिल्कुल नल एंड वाइट तरीके से। ठीक है, मतलब होता है नहीं, बिल्कुल निर्विरोध जिसको बोलते हैं, निर्विरोध चुनाव जीत जाएंगे। और ऐसे और भी कई लोग थे, सिर्फ मुस्लिम लीग नहीं। बलिया से देखा जाए तो एक चिंटू पांडे थे, बलिया यूपी से, इन्होंने चुनाव जीता। तमलुक बंगाल में भी ऐसे चुनाव जीते गए, सतारा महाराष्ट्र, तालचर उड़ीसा, मतलब कई जगह हम देख रहे थे कि पैरेलल गवर्नमेंट भी फॉर्म हो रही है। यानी अगर देखा जाए तो घर में भी फूट है, अभी पड़ी हुई है, लोग उस मौके का फायदा उठा रहे थे। ठीक है, तो ये सब घटनाएं भी हमको देखने को मिल रही थी। कुछ लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं करी। आइए जानते हैं उन लोगों के बारे में कुछ। पहला, मुस्लिम लीग ऑब्वियसली नहीं पार्टिसिपेट करेगी क्योंकि उनको अब भारत से कोई लेना देना नहीं रह गया था। उन्होंने डिमांड कर दी थी पाकिस्तान की कि आप सेपरेट एक देश बनाओ, 2 नेशन थ्योरी दे डाली थी, उनको पाकिस्तान चाहिए था। मुस्लिम समर्थन बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे इस आंदोलन में। सेकंड, हिंदू महासभा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मदन मोहन मालवीय द लीजेंड, इनके द्वारा ये लीड की जाती थी हिंदू महासभा। बट इन्होंने विरोध इस वजह से किया क्योंकि ये वायलेंट था। उन्होंने बोला हिंसा ठीक नहीं है, हमें अहिंसात्मक तरीके से ही बढ़ना चाहिए था। उन्होंने इसकी हिंसा का विरोध किया था और उन्होंने भी इसका साथ नहीं दिया था। थर्ड, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, इन्होंने भी यही बोला कि पीपुल्स वॉर लाइन, हमारे जो लोग हैं वो वॉर लाइन में जा रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये कहते हुए इन्होंने भी समर्थन नहीं दिया। और कुछ इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी लीडर, जिसमें प्रमुख जैसा कि हमने बताया सी राजगोपालाचारी, इन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, सिर्फ यही वजह से कि ये वॉर बन रहा है, ये हिंसात्मक हो रहा है आंदोलन। उनका भी मानना था कि अहिंसा के थ्रू ही हमको अपनी बात रखनी चाहिए। तो ऐसे लोग, कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ये सक्सेस भी था आंदोलन, अनसक्सेस भी था, बट ज्यादातर कहा जाए तो सक्सेस था। क्यों? क्योंकि 1942 की हम बात कर रहे हैं और देखिए 5 साल बाद हम आजाद भी हो गए। यानी कि अंग्रेजों के अंदर डर बैठ चुका था कि लोग अब लड़कर भी अपनी बात रखेंगे और अंग्रेजों को भगाएंगे। तो ये एक तरह से कहा जाए तो सक्सेस ही था, मोस्टली सक्सेस था। ठीक है, अब देखिए, अब हम जानेंगे सी आर राजगोपालाचारी का फार्मूला। 2 साल बाद
राजगोपालाचारी जैसे कि थे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, मतलब समर्थन बात तो इनको भी रखनी कि हमें आजादी चाहिए, बट इन्होंने वायलेंस का विरोध किया था कि नहीं वायलेंस के साथ नहीं। तो इनके दिमाग में एक फॉर्मूला आया, मतलब एक स्ट्रेटजी आई कि हम इस तरह भी तो काम कर सकते हैं। तो उसके बारे में जानते हैं, जैसा कि इन्होंने साथ नहीं दिया। अब इनका जो प्रस्ताव था उसके बारे में जानते हैं। ठीक, तो देखिए इसको CR फार्मूला, राजगोपालाजी फार्मूला या राजाजी फार्मूला नाम से भी जाना जाता है। ठीक, फेमस आदमी थे, राजाजी थे, इस वजह से जाना जाता है राजाजी फार्मूला। 1944 में ये फार्मूला आता है। देखिए आपको एक बात बताते हैं, थोड़ा सा रिकैप करते हैं, उसके बाद इस थ्योरी को आगे लाते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि जब वॉर में खींचने की बात आई, वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया को पार्टिसिपेट करना होगा, तो इंडिया ने डिमांड रखी कि हमको आप आजाद करो। और जब आजाद करो तो अंग्रेजों ने बोला कि हम माइनॉरिटी से पहले पूछेंगे तब आपका संविधान बनाएंगे। गांधी जी ने बोला था आप आजाद करो और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली बनाओ, तो उन्होंने बोला कि हम माइनॉरिटी से पहले डिस्कस करेंगे। तो इसी चीज को देखते हुए CR दास ने सोचा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पहले डेडलॉक खत्म किया जाए, पहले आपस में मुद्दे सुलझाए जाए, उसके बाद अंग्रेज के पास चलते हैं। तो देखिए पहला इनका जो कहना था वो था मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक साथ होकर पहले ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी ले ले और एक प्रोविजन गवर्नमेंट बना ले। मतलब ये कि पहले हम अंग्रेजों से छुटकारा पा ले। हम लोग कहते हैं कि हम एक साथ हैं, हमारी सोच एक है, हमारे प्लान एक है, आप जाओ यहां से। पहले अंग्रेजों से आजादी ले ले, एक प्रोविजन गवर्नमेंट बना ले, उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगा तब हम प्लेबिसाइड करेंगे। प्लेबिसाइड का मतलब होता है कि एक अनऑफिशियल तरीके से कह दीजिए वोटिंग करना, या ऑफिशियल तरीके से बोल दीजिए लोगों से वोटिंग करना कि भाई आप क्या चाहते हैं, पाकिस्तान चाहते हैं या भारत चाहते हैं। फिर हम प्लेबिसाइड करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमको हिंदुस्तान का सेपरेशन करना है नहीं, हमको एक साथ रहना है या दो देश में बटकर रहना है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। ये इनका फार्मूला था। ये CR राजगोपालाचारी जो इनका फार्मूला था, इनका कहना था। बहुत सही चीज थी, बिल्कुल सही सोच थी। लेकिन और गांधी जी ने इसका समर्थन भी किया था कि बिल्कुल सही बात है कि पहले हम अंग्रेजों से आजादी ले लें और आपस में फिर डिसाइड कर लेंगे, प्लेबिसाइड कर लेंगे या फिर आपस में मुद्दे सुलझा लेंगे। लेकिन जिन्ना ने इसका अपोज किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्लियरली बोल रखा है कि हमने 2 नेशन थ्योरी की डिमांड कर दी है, हमको चाहिए पाकिस्तान, तो ये प्लेबिसाइड कहां से आ गया बीच में? प्लेबिसाइड की कहते हैं कोई बात ही नहीं है। आप क्लियरली बोलो कि हम लोग एक साथ मिलकर अंग्रेजों को भगा दें और उसके बाद भारत और पाकिस्तान अलग अलग 2 देश बना देंगे। प्लेबिसाइड कुछ नहीं होगा, सेपरेट क्लियरली मुस्लिम के लिए एक देश बनाया जाएगा। जिन्ना का ये मानना था, उन्होंने बोला आप ऐसा बोलो। ठीक, दूसरा ये बोला अगर आप ऐसा नहीं कह सकते, 2 नेशन थ्योरी अभी से डिफाइन नहीं कर सकते, तो प्लेबिसाइड सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम एरिया में होगा। जैसा कि जो अगर नॉर्थ वेस्ट की बात कर ली जाए, जो आज का पाकिस्तान है, और नॉर्थ ईस्ट जो आज का बांग्लादेश है, सिर्फ जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी लोग रह रहे हैं, सिर्फ वहां पर प्लेबिसाइड कराएं। सिर्फ आप मुस्लिम से पूछें कि वो भारत में रहना चाहते हैं या एक सेपरेट देश बनाना चाहते हैं। ये जिन्ना का कहना था। उनका भी मानना गलत नहीं था, सही थ्योरी थी, क्योंकि वो मुस्लिम के लीडर बनना चाहते थे। ऑब्वियसली जैसा कि आज हमारे क्या गांधी जी की पूजा होती है, वैसे जिन्ना की पूजा होती है पाकिस्तान में। उनकी फोटो छपी है नोटों पर, यहाँ पर गांधी जी की, तो उन्होंने एक वैल्यू बनाकर गए अपने लिए पाकिस्तान में। तो उन्होंने एक मुस्लिम में उनकी एक अलग जगह थी, एक अलग पहचान थी, तो वो उसको खोना नहीं चाहते थे भारत में रहकर। आपको लगता है अगर भारत पाकिस्तान एक होता तो जिन्ना की ये वैल्यू होती आज जो जिन्ना की पाकिस्तान में? बिल्कुल नहीं होती। तो वो अपने हिसाब से अपना स्वार्थ देख रहे थे। ठीक है, तो ये सब चीजें कुछ चल रही थी और इनका एम सीधा सा यही था, सेपरेशन ऑफ हिंदुस्तान एंड मेक पाकिस्तान। और इस वजह से CR राजगोपालाचारी फार्मूला फेल हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्लियरली बोला कि आप प्लेबिसाइड छोड़िए और सीधा हिंदुस्तान पाकिस्तान 2 देश की थ्योरी दीजिए, 2 नेशन थ्योरी दीजिए। VD सावरकर ने भी कंडेम किया था CR फार्मूला का। आया था एक बार कि कौन से अपने भारतीय लीडर थे जिन्होंने इसको कंडेम किया, तो VD सावरकर आपको पता है बहुत ज्यादा फेमस हिंदुत्व के लिए जाने जाते थे। इन्होंने इसका अपोज किया था राजगोपालाचारी फार्मूला का कि ऐसा क्या, सही बात है जिन्ना जो बोल रहा है, इन्होंने इसका समर्थन किया था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जाना क्विट इंडिया मूवमेंट और जाना कैसे ये लीडरलेस मूवमेंट हो गया, कैसे हिंसात्मक हुआ, करो और मरो का नारा दिया गया इसी मूवमेंट के अंदर। उसके बाद हमने देखा उषा मेहता जो कि रेडियो से सपोर्ट कर रही थी, लोगों को जागरूक कर रही थी, कोऑर्डिनेट कर रही थी सब लोगों को राम मनोहर लोहिया जी के साथ। और उसके बाद हमने जाना CR फार्मूला या राजगोपालाचारी फार्मूला। आपके एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आगे की क्लास में हम देखेंगे कैसे मूवमेंट प्रोसीड होता है और हम कैसे अंग्रेजों को भगाने में सफल होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं तो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें एंड कीप लर्निंग।